क्या हुआ? हाँ हो रहा सर, 2 मिनट। प्रेस वाले हैं? जी जी सब लोग। नहीं देखिए, लगातार सरकार की कोशिश है कि अगर आप नीतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर को बात कीजिए आप। मुख्य मकसद आप सबसे बात करने का, जो बिहार का बजट प्रस्तुत हुआ 3 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा बिहार का बजट प्रस्तुत किया गया 2025-26 का। तो इस बजट के बारे में आप सबसे चर्चा करना चाह रहे थे और आज की इस बैठक में हमारे जिला के बीसूत्री के जो उपाध्यक्ष हैं वो दोनों भी हैं, हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष वो भी हैं और हमारे तमाम साथी सब लोग आपके सामने हैं। इस बार का बजट विशेष ऐसे है कि मुझको 2005 में अगर आप स्मरण करेंगे तो जब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, उस समय जो 2004-05 का बजट था, बिहार का बजट था, वो लगभग 23,000 करोड़ का था। और विगत 20 वर्ष में एक कठिन परिश्रम करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उस समय के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी के प्रयास से जो बिहार ने एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन, एक बेहतर वित्तीय अनुशासन का पालन किया, उसी का परिणाम है कि आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ हो गया है। तो आप उस यात्रा को देख सकते हैं कि आज से 20 वर्ष पूर्व 23,000 करोड़ जहां बिहार का बजट आकार था, वो अब 2025-26 में बढ़कर लगभग 3,17,000 करोड़ हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी यात्रा बिहार ने तय की है और ये यही है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो न्याय के साथ विकास की जो यात्रा उन्होंने 24 नवंबर 2005 को प्रारंभ की थी और जो हम लोग लगातार केंद्र सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत बनाने का, उसमें बिहार की इस प्रगति यात्रा में कैसे कैसे बिहार आगे बढ़ रहा है। आपको स्मरण होगा जो भारत सरकार का जो बजट पिछले वर्ष प्रस्तुत किया गया था और फिर इस वर्ष जो बजट पेश किया गया, उसमें भी बिहार के लिए बहुत कुछ मिला, चाहे वो आधारभूत संरचना के लिए हो, पर्यटन के लिए हो या उद्योग के लिए हो, फ्लड मैनेजमेंट के लिए हो। तो उसी कंटिन्यूटी में भी आप बिहार के इस बजट को देख सकते हैं। और इस बजट की विशेषता ये है कि जहाँ पर हम किसानों की भी बेहतरी के लिए हम सोच रहे हैं, नारी शक्ति के लिए भी हम सोच रहे हैं, हम युवाओं के लिए भी हम सोच रहे हैं और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो गरीब हैं, हम उनके लिए भी सोच रहे हैं। भारत सरकार का बजट को अगर आप देखेंगे तो एक शब्द ज्ञान पर केंद्रित है, GYAN, जहाँ पर गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। उसी प्रकार से बिहार के भी बजट को अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार का भी बजट उसी ढंग से जो आने वाले समय में बिहार की प्रगति के लिए और बिहार को विकसित राज्य बनाने में सहायक होगा, वैसा बजट बनाया गया है। इसमें अगर आपकी रुचि हो तो 3,17,000 करोड़ में लगभग भारत सरकार से हम लोग को 1,93,000 करोड़, मतलब अगर आप ब्रेकअप चाहेंगे तो हम बाद में आपको दे देंगे कि इस बजट में कितना हमें सेंट्रल शेयर मिल रहा है जो एड के माध्यम से है, या जो टैक्सेस में जो बिहार का कंट्रीब्यूशन है जो बिहार को मिलता है सेंट्रल टैक्सेस से, तो उसका ब्रेकअप हम आपको नोट करा देंगे। और जो हमारा स्टेट का ओन रिसोर्सेज है, समझना ये पड़ेगा बजट को आम भाषा में कि जो हमारा 3,17,000 करोड़ है, ये राशि हमें कहाँ से आती है। तो इसमें हमें जो टैक्सेस कलेक्ट होती है तो केंद्र सरकार से वो जो बिहार को मिलता है, कुछ ग्रांट के रूप में केंद्र सरकार देती है, एक वो कंपोनेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट है जो स्टेट का ओन रिसोर्सेज है, जो हमारे अपने संसाधन होते हैं, जो हमारा अपना टैक्स कलेक्शन है जो विभिन्न विभागों से आता है। और तीसरा बोरोइंग्स है, जो हम कहीं ना कहीं हम ऋण लेते हैं, जिससे हमारी जो ज़रूरत है उस हिसाब से हम काम करते हैं। इसमें विशेष और है, अगर हम
3,17,000 को अगर हम लोग ब्रेकअप करते हैं तो लगभग 1,17,000 करोड़ के आसपास विकास पर हम लोग खर्च करेंगे। बाकी जो हमारा जो पेमेंट्स हैं, सैलरीज़ हैं, पेंशन्स हैं, स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, वो उस पर जाता है। तो ये कुछ बजट के आंकड़े हैं। आदरणीय वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ नई घोषणाएं की गई और ये घोषणाएं बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के लिए है, बिहार के विभिन्न सेक्टर्स के लिए है और बहुत एक लंबी सूची है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम आपसे हम शेयर अगर हम करें तो जैसे आप सुधा के तर्ज पर जो हमारे यहाँ के किसान जो सब्जी उत्पादन करते हैं उनके लिए भी एक हम लोग कहीं ना कहीं एक पूरा एक यूनिट हम लोग बना रहे हैं जो प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति PVCS के नाम से जाना जाएगा। तो हम अपने किसानों के लिए भी ध्यान दे रहे हैं। आपको स्मरण होगा जो बाजार समितियां हुआ करती थी तो उन बाजार समितियों में भी उसका डेवलपमेंट का हम लोग का प्लान है, उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं। हर एक पंचायत में गरीब परिवार के लिए जो बच्चियों की शादी में कठिनाई होती है तो वहाँ पर विवाह मंडप भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सरकार की ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। पिंक टॉयलेट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट निकला है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाया जा रहा है। तो सरकार ने तय किया है कि आने वाले समय में सभी शहरों में पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी और अगले 1 माह के अंदर में प्रथम चरण में 20 वैसे पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। उद्योग के तौर पर, और क्योंकि मैं उद्योग मंत्री भी हूं बिहार में, तो एक बहुत बड़ी घोषणा आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा की गई है बिहार बजट में कि हमारी जो औद्योगिक नीति है वो अभी 2016 की बनाई हुई है। तो हम नई औद्योगिक नीति हम बनाने जा रहे हैं जो 2025 इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से होगा और मुख्यतः इसमें आने वाले समय में कैसे बिहार में निवेश आकर्षित हो, कैसे हमारे यहाँ उद्यम स्थापित हो, उसको केंद्रित करके एक नई औद्योगिक नीति लगभग 9 वर्ष के बाद बिहार में हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टरल पॉलिसी भी है जो कुछ अलग अलग क्षेत्र के लिए है। तो बायोफ्यूल्स में बिहार की बहुत संभावनाएं हैं, जैसे एथनॉल है या कंप्रेस्ड बायोगैस है, तो ये एक नया क्षेत्र उभर रहा है। तो एक बायोफ्यूल्स के लिए भी हम लोग पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में संभावनाएं बहुत हैं कि हम मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ साथ मेडिसिन भी हम बना सकते हैं। तो हम लोग की कोशिश है कि एक फार्मा के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक अलग से नीति हम लोग बनाएंगे ताकि जो निवेशक फार्मास्यूटिकल्स में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए भी एक बेहतर पर फूड प्रोसेसिंग की भी हमारी पॉलिसी हम लोग लाने वाले हैं। प्लास्टिक उद्योग से जुड़ा हुआ प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए भी हम लोग लाने वाले हैं। तो ये कई कुछ नई नीतियां हैं जो हम लोग आने वाले समय में उसको हम लोग लाएंगे। इसके अलावा और एक सबसे बड़ी बात जो हम लोग कर रहे हैं कि उद्यमिता पर, क्योंकि हमारा बहुत जोर है कि लोग स्वरोजगार के लिए आकर्षित हों, तो सरकार की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या बिहार लघु उद्यमी योजना। तो इन सब के लिए हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, तो एक उद्यमिता विकास केंद्र हमारा है, उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर हम लोग उसको आने वाले समय में हम लोग उसको डेवलप करेंगे। और इसको आप ऐसे भी मिला सकते हैं कि जो भारत सरकार का भी जो बजट आया था उस बजट में भी जो प्रावधान है कि फूड प्रोसेसिंग के लिए एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी या मखाना बोर्ड का स्थापना होगा, तो उसी सीरीज़ में, उसी कंटिन्यूटी में आप इसको भी देख सकते हैं। प्रमुख शहरों में कुछ कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स का भी निर्माण करना है, वो भी हम लोग उस काम को भी हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। देश के बड़े शहरों में हम लोग की इच्छा है कि बिहार सरकार चाहती है कि देश के प्रमुख शहरों में बिहार की उपस्थिति दिखे और वहाँ पर निवेश के साथ साथ जो हमारे हस्तशिल्प हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसके बारे में जानकारी, जो बिहारी व्यंजन है उसके बारे में जानकारी। तो एक तरह से वैसे दिल्ली बम्बई के अलावा अन्य शहरों में भी एक हम लोग वैसा एक इंटीग्रेटेड सेंटर हम लोग स्थापित करना चाहते हैं जहाँ से एक बिहार के बारे में लोग उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। बिहार के 534 प्रखंड में 358 ऐसे प्रखंड हैं, उन प्रखंडों में कोई अंगीभूत या कोई प्राइवेट इस तरह के महाविद्यालय नहीं है। तो सरकार 358 534 प्रखंड में 358 प्रखंड में, तो सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करेगी, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या निजी स्तर पर हो। तो उस पर भी हम लोग आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। छात्रवृत्ति अभी भी जो नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है उसमें भी ये जानकारी दी गई है कि जो विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीम है उन स्कॉलरशिप स्कीम की भी राशि
बढ़ाई जा रही है। और जो हमारे यहाँ से माइग्रेंट लेबर हैं, जो हमारे श्रमिक दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर भी कुछ शहरों में हम लोग खोलने वाले हैं, जैसे कलकत्ता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना। तो कुछ ऐसे शहरों में माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की भी स्थापना होगी। जो बिहारी श्रमिक अगर वहाँ काम कर रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई कठिनाई है, तो वो उनको वहाँ पे हम लोग उनके लिए एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकते हैं। मेडिकल कॉलेजेस धीरे धीरे आप भी जान रहे हैं, संख्या उसकी लगातार बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना और होगी, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या वो सरकारी स्तर पर हो। इसके अलावा कैंसर के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की भी स्थापना होगी। तो इस तरह की कुछ घोषणाएं, जैसे स्कॉलरशिप्स में चाहे वो SC/ST के लिए हो या मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, इन सब के लिए भी राशि हम लोग बढ़ा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों के लिए भी तो जो एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों के प्रोत्साहन के लिए है, उसको भी हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। जो अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास अनुदान स्कीम है, उसमें भी 1000 से बढ़ा के 2000 रुपये सरकार करने जा रही है। तो वैसे बहुत सारी स्कीम है। स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हर एक प्रमंडल में एक मानक के अनुरूप एक खेल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा और उस पर भी हम लोग करने जा रहे हैं। साइबर क्राइम से भी निपटने के लिए जो स्थिति है, तो एक स्टेट का जो एक अपना डिज़ास्टर रिकवरी का जो हमारा एक सेंटर है, वो डेटा हमारा सुरक्षित रहे। कुछ प्रमुख शहरों में पिंक बसेस चलेंगी और इन पिंक बसेस की खासियत ये होगी कि सवारी भी महिलाएं होंगी, चलाने वाली भी महिला होंगी और जो कंडक्टर होंगी वो भी महिला होंगी। तो अपने आप में एक ये विमेन सिक्योरिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा आने वाले समय में ये आप योजना का लाभ वहाँ के उन शहरों की महिलाओं को मिलेगा। ये सिटी सर्विस के तहत हाँ, एक वो पिंक रहेगा। विशेषता है कि चलाने वाली महिला, कंडक्टर महिला, पैसेंजर सिर्फ महिला। वायु प्रदूषण से भी निपटने के लिए बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना की एक शुरुआत होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छठ हमारा घर घर में होता है, तो छठ को भी एक धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से कैसे हम वहाँ पर लोगों को आकर्षित करें, होम स्टे के माध्यम से कि लोग आएँ, हमारे गांव में आके ठहरें, रहें, छठ को नज़दीक से वो देखें। एयरपोर्ट कुछ शुरू होने वाले हैं, जो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं, और छोटे छोटे शहरों में भी वायु सेवा के तहत जो हमारी एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप है, उसको हम लोग आने वाले समय में हम लोग डेवलप करने वाले हैं। मुख्यतः यही कहना था। लगभग अगर जो वित्त मंत्री जी की घोषणा है, लगभग 52 नई घोषणाएं उन्होंने की हैं, जो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, बिहार के विभिन्न सेक्टर के लिए और बिहार को डेवलपमेंट के रोड मैप पर तीव्र गति से आगे ले जाने के लिए सरकार ने जो बजट बनाया है, राशि मैंने आपको बताया। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लोगों की भलाई के लिए जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, बिहार विकसित राज्य में सम्मिलित हो जाए, उस कड़ी में ये बजट बिहार का आदरणीय सम्राट जी ने प्रस्तुत किया है। इसका विवरण आप चाहेंगे तो हम साझा आप सबसे कर देंगे। बहुत धन्यवाद। माननीय इस बजट में आया है, जैसे टमाटर का सब्जी है, नहीं, तो बर्बाद हो जाता है। नहीं, कोल्ड स्टोरेज हम हर एक जगह, जहाँ भी जिस एरिया में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, सरकार ने तय किया है कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का भी हम निर्माण करेंगे। जो हमारी बाजार समितियाँ हैं, जो पहले जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड हुआ करता था, जो हमारी बाजार समितियाँ हैं, उन बाजार समितियों को हम जीवित करके जो हमारी वहाँ पे भूमि है, वो किसानों के उत्पाद को हम संरक्षित करें, उनको बेटर मार्केट दें, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो हमने प्रारंभ में कहा कि ये जो बजट है, ये इंक्लूसिव है, समावेशी है, ये सभी क्षेत्र के लिए, सभी वर्गों के हित के लिए है। और हम जब, क्योंकि बिहार तो कृषि प्रधान राज्य है, तो हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर रोड मैप भी है, जो लगातार एग्रीकल्चर रोड मैप पर बिहार सरकार काम कर रही है। और आज जो उसको एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज चाहिए कि हम कोल्ड चेन भी बनाएं, कि हमारे प्रोडक्ट को उस ढंग से हम सुरक्षित भी रख सकें, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ाएं, ताकि अगर लोग बाहर भी उस अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहें, उत्पाद को भेजना चाहें, तो वो करें। तो अगर आप इस बजट को देखेंगे तो आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे कि हमने किसानों के लिए भी, उनके उत्पाद के लिए भी हम लोगों ने बेहतर कार्य योजना बनाई है। वो बजट पर बोल रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव तो यही कह रहे हैं कि महंगाई जैसे वृद्धा पेंशन महिलाओं पता नहीं लग रहा है कि तेजस्वी जी बजट पर बोल रहे हैं। तो बजट पर वो क्या बोले? जिन्होंने बिहार को गर्त में डाला, 15 साल
जब उनकी सरकार को काम करने का मौका मिला तो बिहार को तो अंधेरे में वही ले गए। आज वो बिहार का ये बजट 3,17,000 करोड़ बजट तो डॉक्यूमेंटेड है कि बिहार ने कैसे प्रगति की है। हर एक साल हमारा विकास दर क्या रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और राजद के समय में नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हुआ था। किसी भी अर्थशास्त्री से अगर आप पूछेंगे कि किसी भी स्टेट का ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव है तो उस राज्य की क्या स्थिति हो सकती है। पूरा तो एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस था ना, उनके शासन में गवर्नेंस कहाँ था। तो तेजस्वी जी को इस पर बोलना, एक हमको लगता है बजट पर वो क्या ज़्यादा बोल पाएंगे। एक बार अध्ययन वो कर लें, पूरे बजट डॉक्यूमेंट को वो अध्ययन कर लें, समझ लें, और लगातार केंद्र सरकार के जो बजट में जो बिहार को सपोर्ट मिल रहा है और बिहार ने जो अपनी क्षमता बढ़ाई है, जो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि बेटर फिस्कल मैनेजमेंट के साथ कुशल वित्तीय प्रबंधन को बिहार ने स्थापित किया है, उसके तहत ही हमारी कैपेसिटी इतनी कैसे बढ़ी। अगर हम 23,000 करोड़ से 3,17,000 करोड़ तक हम कैसे चले गए, तो हमारा कहीं ना कहीं एक वित्तीय अनुशासन है, एक बेहतर प्रबंधन है, जिस कारण से वहाँ पहुँचे। चुनाव तो हर एक 5 वर्ष पर आना है, तो अगर क्या इस साल चुनाव है तो क्या राज्य सरकार अपना बजट नहीं लाएगी, तो फिर हमारा काम ये तो हर एक चुनाव को आप लोग देख सकते हैं, हर एक साल चुनाव आएगा, किसी न किसी राज्य में चुनाव आएगा। तो बजट तो हमारा प्रस्तुत हुआ है बिहार के डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन बोल वो रहे हैं जिनको बिहार के विकास से कभी वास्ता नहीं रहा। सर, विधानसभा में तेजस्वी यादव और आपके बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। वो एक बात बोले थे कि खाए अगला और जेल जाए पिछला, और इस पर आपने कुछ प्रतिक्रियाएं दें। वो देखिए, राजद की तो खासियत है कि जातीय चश्मे के अलावा वो देखते नहीं हैं। और डॉक्टर मिश्रा जी को कोर्ट ने बरी भी किया, जिसको वो जातीय एंगल से देखते हैं कि क्योंकि वो एक कास्ट के थे तो वो फ्री हो गए, लालू जी कास्ट के थे तो उनको सज़ा हो गई। विद्यासागर निषाद जी उन्हीं के पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और वो भी पशुपालन मंत्री थे, कोर्ट ने उनको भी बरी किया। जिस फैसले से डॉक्टर ऋणाथ मिश्र जी को कोर्ट ने बरी किया, उसी फैसले से उसी दिन विद्यासागर निषाद जी को भी बरी किया गया। तो ये वो क्यों नहीं बोलते हैं। और न्यायपालिका को जातीय चश्मे से जो व्यक्ति देख रहा है, उस देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास अपनी न्यायिक प्रक्रिया पर है। हम लोगों ने भी, मतलब डॉक्टर ऋणाथ मिश्र जी को भी एक लंबा समय लगा, 20 वर्ष से एक अधिक समय लगा, एक परेशानी हुई, एक स्टिग्मा लगा उनके नाम के साथ, जो एक नाम अर्जित उन्होंने किया, उसमें हम लोग मानते ही नियति था। लेकिन कोर्ट ने उनको बरी किया और विधानसभा में जिस ढंग से उन्होंने बोला, उनको भी ये समझ नहीं है कि फॉर्डर स्कैम किस पीरियड का है। फॉर्डर स्कैम 90 से 96 अवधि का है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, और कभी भी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एक समान नहीं हो सकती है। तो फॉर्डर स्कैम का जो पीरियड है, आप बोलने के लिए कुछ भी बोल लीजिए, आप अपने दोष को कैसे छुपाएंगे। तेजस्वी जी पर तो खुद आरोप है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा कहाँ दे पाते हैं, और जितने मामले चल रहे हैं ज़मीन के बदले नौकरियाँ उन्होंने दी, वो किसने दी। और डॉक्टर मिश्र जी के आरोप को देखना, और मैंने तो कहा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि वो आए किसी मंच पर मुझसे बहस करें और पूरा राजद का विधानमंडल दल आ जाए, मैं अकेले जवाब देने को तैयार हूँ कि उनके लालू जी पर क्या आरोप थे, डॉक्टर मिश्रा पर क्या आरोप थे। डॉक्टर मिश्रा पर 3 अनुशंसा पत्र का आरोप है कि 3 लेटर उन्होंने लिखा। हम सभी सार्वजनिक जीवन में जीते अनुशंसा पत्र कौन नहीं लिखता है, लेकिन जिस अवधि का ये मामला है उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। अब आप बोल दीजिए कुछ भी, तो उससे तो जो सत्य है वो नहीं बदलेगा ना। तो तेजस्वी जी सच्चाई से दूर है, स्वीकार कर लें कि जो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, और अपने लोगों को भी समझाएं जो लगातार सिर्फ जात की दृष्टि से देख रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि विद्यासागर निषाद जी किस समाज से आते हैं और किस कोर्ट ने उनको बरी किया, या वो जो जमानत राबड़ी जी जमानत पर है, तो क्या उन जज के कास्ट को भी हमको देखना चाहिए। तो देश को राजद कहाँ ले जाना चाह रहा है कि अब न्यायपालिका को भी जांच की दृष्टि से हम देखेंगे।